नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, उन सब के बारे में पर्याप्त जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल पाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक की। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। इस विषय के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं यह विश्व की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीनतम का मतलब सबसे पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनमें से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। सन 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में जॉर्ज बर्टन और विलियम बर्टन जब ये लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। मतलब पहली बार सर्वे किया था 1853 में और दूसरी बार 1856 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक माना जाता है। सन 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में खुदाई के लिए नियुक्त किया और 1922 में सर जॉन मार्शल ने राकल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए नियुक्त किया। सन 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ये प्रश्न आता है कि किसने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी? तो इतिहासकार पिगट ने। आइए बढ़ते हैं हम आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है और लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। एक्चुअली अभी फैली हुई नहीं है, उस समय फैली हुई थी। यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है और यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। ये इनकी विशेषताएं हुई। अब देखिए इसका फैलाव। उत्तर में मांडा जो कश्मीर में है वर्तमान, चिनाब नदी के किनारे, वहाँ से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र जो प्रवरा नदी के किनारे हैं वहाँ तक फैला हुआ है। और पूर्व में आलमगीर तक जो यूपी में है वर्तमान में हिंड नदी के किनारे, और पश्चिम में सूतकांगीडोर जो बलूचिस्तान में है अभी, और ये दास्क नदी के किनारे हैं। तो इस प्रकार ये चारों ओर के जो इनके अंतिम स्थल हैं, अंतिम स्थान हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। काल। समय का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। तो NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। पुरानी NCERT के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व और सारगोन अभिलेख जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व। स्थल। अब सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पर हड़प्पा। स्थिति देखिए हड़प्पा की। यह मांटगोमरी जिले के अंदर है, पंजाब पाकिस्तान में है अभी। वर्तमान में साहिवाल जिले में है और रावी नदी के तट पर है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी, जिसे 1921 में सर जॉन मार्शल ने नियुक्त किया था। अब यहाँ से क्या क्या मिला है? तो R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, स्वास्तिक का निशान। नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो 2 लाइनों में हैं। पास में अनाज साफ करने का एक चबूतरा मिलता है और श्रमिक आवास भी मिलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की तरह यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ है अभी ये?
तो लरकाना जिले में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। उत्खनन करता है इसके राखलदास बनर्जी, जिसे 1922 में सर जॉन मार्शल ने नियुक्त किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का टीला। यह सिंधी भाषा का शब्द है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और इसका आकार फीट में लिखा हुआ है यहाँ पर 39 फीट बाई 23 फीट, ये तो हो गई लंबाई और चौड़ाई, और 8 फीट ये गहरा था। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है और इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष है, जिसको वर्तमान में हम चेंजिंग रूम कहते हैं। इसके 3 तरफ बरामदे हैं और बरामदा के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं और जल की आपूर्ति के लिए एक कुआं भी बनाया गया है, जहां से इसमें जल डाला जाता है। और सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं, जहां से लोग इसके अंदर उतरते थे और बाहर निकलते थे। प्रथम तल पर संभवतया पुरोहित रहते होंगे। संभवतया यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। नंबर 2, विशाल अन्नागार। ये तो बात हुई स्नानागार की। अब विशाल अन्नागार, इसके अलावा महाविद्यालय के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य, हाथी का कपाल खंड, नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है, मतलब नाचने वाली की मूर्ति। यह नग्न है, मतलब इस पर वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। इसने एक हाथ में चूड़ियाँ भी पहन रखी है। और पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है, वह भी मोहनजोदड़ो से मिली है। इसने शॉल ओढ़ रखी है, जिस पर कसीदाकारी का कार्य किया गया है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर भी मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता व्यापारिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई थी। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान आता है लोथल। ध्यान से सुनेंगे, लोथल विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है। कहाँ है वर्तमान में? तो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में मंगरोल नाम से जाना जाता है। इसके उत्खननकर्ता थे SR राव, जिसे रंगनाथ राव कहा जाता है। यह एक व्यापारिक नगर था, इसलिए हमने कहा कि सबसे पहले जो सबसे प्राचीनतम जो गोदीबाड़ा है, गोदीबाड़ा का अर्थ है बंदरगाह, डॉकयार्ड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, यह लोथल से मिलता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। दूसरा, यहाँ से मनके प्राप्त हुए हैं, मनके बनाने का कारखाना मिला है। चावल के भी साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक फारस की मुहर मिली है जो गोलाकार है और बटन के आकार की है। घोड़े की मृण मूर्तियाँ, यानी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ जो घोड़े की हैं। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं यहाँ से। और घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं, और वह जगह है लोथल। चौथा महत्वपूर्ण स्थान आता है धौलावीरा। धौलावीरा भी गुजरात में है, लोथल की तरह ही, और इसके उत्खननकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है और यह शहर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य और पश्चिम। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय, मतलब जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं, वो मिलते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य है। सूचना पट पर पट जो पॉलिश युक्त है। 5वां है चन्हूदड़ो। यह कहाँ है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में। उत्खनन करता थे NG मजूमदार, जिनकी हत्या डाकुओं ने उनको लूटने के चक्कर में कर दी थी। चन्हूदड़ो यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य भी चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान है सूरकोटड़ा या सुरकोटदा। यह भी गुजरात में है। तो गुजरात का तीसरा स्थान हम पढ़ रहे हैं। पहला लोथल, दूसरा चन्हूदड़ो और तीसरा सुरकोटड़ा। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियाँ, हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। 7वां स्थान है कुणाल, जो हरियाणा में है। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं कुणाल से। नेक्स्ट स्थान है दैमाबाद। दैमाबाद जो दक्षिणतम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से धातु का रथ मिला है और ये वर्तमान में महाराष्ट्र में है।
आगे देखिए, 9वां स्थान है रोजदी, गुजरात में है, यहाँ से हाथी के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ पंजाब में है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रोपड़ से मिले हैं। कालीबंगा ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ से एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा यानी चीरफाड़ का ज्ञान था। और अब बात करते हैं हम नगर नियोजन की। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय व्यवस्था थी जिसको सुनियोजित नगरीय व्यवस्था माना जाता है, और यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर 2 भागों में बटे हुए होते थे, एक तो पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग आवासीय होता था जहां लोग रहते थे, और पश्चिमी भाग यह हिस्सा दुर्गीकृत मतलब एक किले के रूप में, दुर्ग के रूप में होता था, ऊंचे टीले पर स्थित होता था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस प्रकार यहाँ की सड़कें हुआ करती थी। और शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए होते थे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, और इसका अपवाद है लोथल, क्योंकि लोथल में जो दरवाजे हैं घरों के वो मुख्य मार्ग पर खुलते थे, और बाकी में मुख्य मार्ग पर नहीं खुल करके पीछे वाले मार्ग पर दरवाजे खुलते थे। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कमरे होते थे, रसोई और आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का ज्ञान भी था, और कुछ घरों से कुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने कुएं थे वहां पर। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ रखने के लिए एक मैन हॉल होता था जहां से नालियों को साफ किया जाता था, और नालियों को ईंटों से ढका जाता था। सामान्यतः ढकने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, और ईंटों का आकार देखिए आप 4x2x1 इसके गुणांक में ईंटों का आकार होता था। राजनीतिक स्थिति, इसकी जानकारी का प्राय अभाव है। संभवतया ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा, और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। सामाजिक स्थिति, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। समाज 4 भागों में विभाजित था। नंबर 1 पुरोहित वर्ग, दूसरा व्यापारी, तीसरा किसान और चौथा श्रमिक वर्ग। बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्तियां मिलती हैं, जिसे पता चलता है कि ये मातृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित थे। यह शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं, और कम हथियारों का मिलना ही स्पष्ट करता है कि लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा कम करते थे या नहीं करते थे। पुरुष और महिलाएं श्रृंगार करते थे और हीरे जवाहरात पहनते थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शतरंज और मुर्गे की लड़ाई इनके लोकप्रिय खेल थे, और अंतिम संस्कार की तीनों विधियों का प्रचलन था, मतलब पूर्ण समाधान भी होता था, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। सब प्रकार मतलब इन तीनों प्रकार के अंतिम संस्कारों का प्रचलन था। यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित का मतलब है 2 को साथ में जिनका अंतिम संस्कार किया जाए, तो युग्मित समाधान मिलता है लोथल और कालीबंगा से। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे, बहुत सारे देवताओं को पूजते थे। पुरुष और महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां भी मिलती हैं, लेकिन मंदिर बनना प्रारंभ नहीं हुए थे। ये लोग अंधविश्वासी थे, इसलिए जादू टोने और टोटके में विश्वास रखते थे। बलि प्रथा में भी विश्वास रखते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिलते हैं। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा और लिंग पूजा में और योनि पूजा में भी विश्वास रखते थे, मतलब वृक्षों को भी देवता मानते थे। इन्हें ध्यान और योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर आद्य शिवा का चित्र मिलता है, भगवान शिव का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इन शिवा को पशुपतिनाथ कहा है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था, मतलब आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता था, जिन्हें बड़े बाजारों या शहरों में बेचा जाता था। यहाँ की प्रमुख उपजें थी गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी इत्यादि। इन्हें चावल और बाजरे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से भी चावल की भूसी मिलती है, और रंगपुर उत्तर हड़प्पन स्थल है। और एक बात करते हैं सौरतुगय, यह अफगानिस्तान में है। यहाँ से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। ये ऑक्सस नदी के किनारे हैं। धौलावीरा जो गुजरात में है, यहाँ से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं।
और ये लोग पशुपालन भी करते थे। कौन कौन से पशु थे? तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। ये लोग ऊंट, घोड़ा और हाथी से परिचित नहीं थे। यहाँ से विदेशी व्यापार होता था। और सारगोन एक अभिलेख है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। तो ये प्रश्न आता है, किस अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा है? तो सारगोन अभिलेख में। मेलुहा नाविकों का एक देश है और यह हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और यह हाजा शब्द यहाँ पर मोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। सारगोन अभिलेख में ही कपास को सिंडन कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा और कपास को सिंडन कहा गया है। कपास की विश्व में प्रथम बार खेती भारत में हुई। दिलमुन जो बहरीन में है और भाकन जो ओमान में है, ये मध्यस्थ का कार्य करते थे, मतलब सामान का आयात निर्यात करने में। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन यहाँ पर नहीं था, वस्तु विनिमय होता था। लोग सोने और चांदी का प्रयोग विनिमय में करते थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा और टिन मिलाकर के कांस्य बनाते थे। और बालाकोट से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की। इन्हें लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मतलब इस प्रकार से दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इस प्रकार से भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अब तक पढ़ा नहीं गया है। अब इम्पोर्टेंट बात है मूर्तियां और मोहरें। कहाँ से कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से 3 तरह की मूर्तियां मिली हैं। देखिए आगे, पहली धातु की, दूसरा पत्थर की और तीसरा मिट्टी की। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की धातु की मूर्ति मिली है। दैमाबाद से धातु का रथ प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है और टेराकोटा की मातृ देवियों की मूर्तियां भी मिली हैं। ज़्यादातर मुहरें शैल खड़ी की बनी हुई है और ज़्यादातर मुहरें चौकोर हुआ करती थी। गोल की बजाय चौकोर मुहरें ये बनाते थे। मुहरें वस्तुओं की गुणवत्ता और व्यक्ति की पहचान की द्योतक होती थी। मुहरों पर एक सिंगा यानी एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मुहरों पर इसका प्रयोग सर्वाधिक है। दूसरा, कुबड़ वाले सांड का प्रयोग भी मुहरों पर किया गया है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की पतन के कारण कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर विलर जो पुरातत्ववेत्ता है, इनके अनुसार शायद आर्यों का आक्रमण हुआ होगा और उस आक्रमण के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। एस.आर. राव और सर जॉन मार्शल और मैके के अनुसार बाढ़ के कारण ये समाप्त हुई। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण ये समाप्त हुई। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन होने से ये समाप्त हुई। U.R. कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा और माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल दिया, तो ये सभ्यता भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। निष्कर्ष ये है कि इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण, जिम्मेदारियां उत्तरदायी रहे होंगे। मतलब हम किसी एक कारण पर विश्वास नहीं कर सकते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं सभ्यता के विनाश के। अब बात करते हैं कौन कौन से शहर जो है वो कब के थे। तो पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है यहाँ पर कालीबंगा, राखीगढ़ी और धौलावीरा। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, धौलावीरा गुजरात और राखीगढ़ी हरियाणा। रंगपुर और रोजदी ये उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। दोस्तों, हमारी आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे कि वैदिक काल में कौन कौन से वेद हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे जिनकी चर्चा हम करेंगे। और परीक्षा में ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत जब पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला टॉपिक वैदिक काल ही आता है।